Okay, can you see the screen? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. ओके। सो ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादातर उसका ताल्लुक आप सबसे है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, क्योंकि आप साइट पर वर्क में मौजूद होते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहाँ मौजूद होती है उसका हम एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी है तो उसके प्लांट पर मौजूद होती है। कोई सुपर मार्केट है तो उसके वेयर हाउसेस के अंदर मौजूद होती है। कोई कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद होती है। तो जो ऑपरेशंस के अंदर मैनेजमेंट मौजूद है, जैसे आप सब हैं खास तौर पे, वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इनका रोल या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑपरेशंस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करवाएं। ज़्यादातर इनमें जो किस कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, इसमें साइट मैनेजर्स, साइट इंजीनियर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी साइट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स इसके अंदर शामिल हैं। मिडिल मैनेजमेंट। फिर लोअर मैनेजमेंट का यहाँ पर निबोश के एग्जाम में, निबोश के किताब में कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन लोअर मैनेजमेंट क्या होती है? आपको क्या लगता है लोअर मैनेजमेंट क्या होगी? क्या वो वर्कर्स होंगे या कोई और पर्सन होगा सुपरवाइजर के बाद? सुपरवाइजर आल्सो पार्ट ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। ये होते हैं सामने फ्रंट वर्कर मेरे ख्याल से। फ्रंट वर्कर्स। ऑफिसर लेवल के। लोअर मैनेजमेंट में ऑफिसर नहीं होंगे, वो मिडिल सर मैनेजमेंट। वर्कर्स भी होंगे, हम वर्कर्स भी होते हैं और बाजू औकात हम कहते हैं ना कारीगर जो होते हैं ना, एक तो होते हैं बिल्कुल एम्प्लॉयर और होते हैं, फ्रंट एक होते फ्रंट हैं टीम जो कहलाती है काम। फ्रंट वर्कर। हम्म। अब फोरमैन सर बोल सकते हैं, फोरमैन। फोरमैन बोल सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? जो अपने से नीचे की जो मैनेजमेंट है उसको रन करे, अपने के नीचे के जो लोग हैं उनको वो गाइडलाइन दे, उनके काम का चेक एंड बैलेंस रखे, उनके काम को इम्प्रूव करे, वो होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो खास तौर पे एक लीडर होती है, या वो उनको हम कहते हैं दे आर लीडिंग अदर थिंग्स इन द वर्क प्लेस। कैन यू प्लीज म्यूट द माइक्स? ओके। सो जो लोअर मैनेजमेंट है उसमें फोरमैन हम कह सकते हैं, या किसी भी टीम का सीनियर पर्सन कह सकते हैं। जैसे एक इसके फोल्डर्स की टीम है, उसका मोस्ट सीनियर पर्सन कौन है? वो उस टीम का, पूरी टीम का लीडर है, तो वो लोअर मैनेजमेंट है। अगर उसका कोई एक फोरमैन अलग से है जो काम को देख रहा है सुपरवाइजर के बाद, पूरी टीम को रन कर रहा है, किसी पार्टिकुलर टीम को, कोई क्लीनिंग क्लीनिंग टीम है, मेंटेनेंस टीम है, इंस्टॉलेशन टीम है, या उसके अलावा कोई भी पार्टिकुलर टीम है, उस टीम का जो लीडर होगा या उस टीम में जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा, वो होगा लोअर मैनेजमेंट, क्योंकि वो बाकी के लोगों को लीड कर रहा है, बाकी के लोगों के काम को देख रहा है, उनके काम को सही करवा रहा है, उनके फीडबैक्स ले रहा है, इंप्रूवमेंट्स ला रहा है। तो हर जगह पर जो मैनेजमेंट होती है वो यही काम करती है, लेकिन हर किसी का एक डिफरेंट लेवल पे काम है। एक का टॉप लेवल पे काम है, एक का मिडिल में लेवल पे काम है, एक का लोअर लेवल पे काम है। और हर किसी की जो है वो हाथ में जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और डिफरेंट उसको हम कह सकते हैं कि उसके पास अरेंजमेंट्स हैं, या डिसीशन मेक करने की अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज ऑफ मेकिंग डिसीशंस। जिस तरह सर एक सुपरवाइजर जो है वो कोई वर्क प्लेस चेंज नहीं लेके आ सकता, वो डिसीजन ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजर ला सकता है। तो हर किसी के पास एक डिफरेंट अथॉरिटी है टू मेक चेंजेस। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये जो टीम लीडर्स हैं, ये हम्म। अगर हम इन्हें काउंट करते हैं लोअर मैनेजमेंट स्टाफ, तो देन फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी स्टाफ में क्या डिफरेंस है? फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी स्टाफ में यही डिफरेंस हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के स्टाफ, एक कंपनी के अपने स्टाफ। कंपनी का जो अपना स्टाफ, अपना हायर किया हुआ पर्सन होता है, जो कंपनी जिसे खुद डायरेक्ट वेजेस देती है, तो वो होता है फैकल्टी स्टाफ। नॉन फैकल्टी स्टाफ वो होता है, वो भी आपके साथ ही काम करता है, लेकिन उसको हायर किसी और कंपनी ने किया है और आपकी कंपनी में काम करने के लिए भेजा है, कॉन्ट्रैक्टर। वो है नॉन फैकल्टी स्टाफ। श्योर सर, थैंक यू। ओके। सर क्वेश्चन एक। हाँ जी। सर कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आते हैं? हाँ, बाहर से मतलब ये होता है कि वो किसी और कंपनी के पर्सन होते हैं। वो कंपनी आपके अपने शहर की भी हो सकती है, किसी और सिटी की भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है।
सही सही ठीक। ठीक है जी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है व्हाट आर द रोल्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट? जी सर। यस। यस सर। यस सर। अब इन सब इन तीनों मैनेजमेंट के अंदर जो रोल है, जैसे टॉप मैनेजमेंट का कुछ रोल है, मिडिल मैनेजमेंट का कुछ रोल है, लोअर मैनेजमेंट का कुछ रोल है, हर किसी की अपने लेवल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की भी हर लेवल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अलग अलग मैनेजमेंट की। अब तो आप मुझे सेफ्टी बताएं, का माइक खुला हुआ है मेरे ख्याल से। अब आप अब आप मुझे बताएं, कोई भी हैंड हैंड रेस करें, डायरेक्ट आंसर ना करें, क्योंकि उससे माइक सबके ओपन हो जाते हैं। तो किस तरह, अगर फॉर सपोज हर किसी की एक अलग लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फॉर सपोज मिडिल मैनेजमेंट अपना रोल सही से परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको बेहतर कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट अपना रोल सही नहीं कर रही तो उसको बेहतर बनाएगा एम्प्लॉयर। या एम्प्लॉयर अगर खुद बेहतर नहीं बना सकता तो किसी बिजनेस कंसल्टेंट की एडवाइस लेगा। ठीक है जी। सो उस केस में अगर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट अपना काम सही नहीं कर रही या लोअर मैनेजमेंट अपना काम सही नहीं कर रही है, तो लोअर मैनेजमेंट को कौन सही काम करवाएगा? मिडिल मैनेजमेंट। इसी तरह मिडिल मैनेजमेंट को कौन सही तरतीब पे लाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से? टॉप मैनेजमेंट। लेकिन वो लाएंगे किस तरह? टॉप मैनेजमेंट या फॉर सपोज आप मिडिल मैनेजमेंट है तो ज़्यादा उसकी बात करते हैं। अगर आपकी लोअर मैनेजमेंट यानी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और ये सब, सुपरवाइजर भी आपकी मैनेजमेंट है, वर्कर्स खास तौर पे, टीम लीड्स, फोरमैन, वर्कर्स, वो होती है लोअर मैनेजमेंट। अगर ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिव बनाएंगे? क्या ऐसा करेंगे कि वो अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें? वही सर सिंपल जो पहले बताया था, प्लान डू चेक एक्ट के ऊपर। उसके लिए कोई आपको सेट ऑफ स्किल्स चाहिए? यस, अगर कोई कुछ लैक ऑफ इफेक्टिवनेस आ रही है तो फिर वो उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। हम्म। देखिए, किसी भी लेवल पे मैनेजमेंट, चाहे कोई भी मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, दोनों को जब नीचे वाली मैनेजमेंट को क्या करना होता है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसको बेहतर बनाना होता है, तो वो मैनेजमेंट एक ही तरीके से लाती है, वो है लीडरशिप। लीडरशिप लीडरशिप से क्या है, अब जो जो टॉप मैनेजमेंट है वो मिडिल मैनेजमेंट की लीडर है, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजमेंट की लीडर है। तो लीडर जैसा काम करवाएगा, जिस तरीके से करवाएगा, नीचे वाले लोग उसी तरीके से काम करेंगे। तो लीडरशिप जो है, इन्फोर्समेंट करना भी लीडरशिप है, ट्रेनिंग देना भी लीडरशिप है, साइट विजिट करना भी लीडरशिप है। हर वो तरीका जिससे आप लोगों से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करवाते हैं, वो हर तरीका एक लीडरशिप है। और एक अलग टाइप है लीडरशिप की। वो लीडरशिप की टाइप्स भी हम समझेंगे जब हम एलिमेंट 2 में जाएंगे। एलिमेंट 2 में लीडरशिप आईएसओ का सबसे मेन क्लोज है। आईएसओ स्टैंडर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज लीडरशिप है, हार्ट ऑफ आईएसओ 45001। सो लीडरशिप से वो सुधरती है, जो नीचे की मैनेजमेंट होती है वो अपने रोल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिर इफेक्टिवली फॉलो करती है। हर लीडरशिप सिर्फ एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लीडरशिप जो है वो हर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो। ठीक है जी। गवर्नमेंट इज आल्सो अ मेगा बिजनेस ऑफ एनी कंट्री। ओके, उसके बाद है, हमने अभी यहाँ यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें समझी हैं, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, वो हमने एक वर्क प्लेस को नज़र में रख के पढ़ी हैं, यानी एक कंपनी को नज़र में रख के पढ़ी हैं। क्या हो अगर एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट ऑफिसेज हों और हर ऑफिस का मालिक अलग हो और हर ऑफिस एक अलग फैसिलिटी देता हो, उनके अलग वर्क स्कोप हो? क्योंकि वो एक ही बिजनेस है, आग लगती है तो सबके लिए सेम खतरा है, अर्थक्वेक है तो सबके लिए सेम खतरा है, अगर कोई ट्रिप हैजर्ड है उनके आने जाने के रास्तों पे तो सबके लिए सेम खतरा है, कोई ऑयल स्पिल है तो सबके लिए सेम खतरा है, हाउस कीपिंग नहीं है तो सबके लिए सेम खतरा है, कोई हॉट वर्क एक
ऑफिस में हो रहा है तो सारी ऑफिस के लिए खतरा है। तो बताएं उस जगह पर हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे फॉलो हो, जहाँ पर बिल्डिंग एक हो लेकिन उसके अंदर कई बिजनेसेस एक साथ काम कर रहे हो। ज़्यादातर आपको जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर इसी तरह के बिजनेसेस नज़र आते हैं, कमर्शियल बिजनेसेस। अ, मेरे ख्याल से अली भाई ये पहले भी कवर हो चुका है एक दफ़ा। तो ये इसमें यही होता है, लीडरशिप के ज़रिए होता है, मैनेजमेंट बनाई जाती है, इसमें कमेटी के बंदे बिठाए जाते हैं, उसमें एक बंदे को मखसूस रोल दिया जाता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम्म। उसको फिर फॉलो किया जाता है। हम्म। सर मेरे ओके। ख्याल से जो टॉप मैनेजमेंट है वो उनका काम होगा कि ये जो मिडिल मैनेजमेंट वाले हैं उनकी आपस में जो है वो ये सारी चीज़ें बैठ के क्लियर करवाना कि भाई ये हैज़र्ड हो सकते हैं और ये सबको जो है वो बचना है और ये काम सबने मिल के करना है। हम्म। और ऐसा नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है कोई कंपनी है या कोई क्लाइंट है उधर अभी कोई काम कर रहा है तो ऐसा ना हो कि वो इफेक्ट हो उनसे। तो ये हम्म। इंश्योर करना होता है सबने कि आपने जो काम करना है तो उससे किसी बराबर को उसी फ्लोर पे जो दूसरे काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। मेरे ख्याल से ये टॉप मैनेजमेंट का काम होगा कि वो मिडिल मैनेजमेंट वालों को ये सारी चीज़ें समझा दें। अच्छा, उस बिल्डिंग के अंदर क्या है कि हर ऑफिस एक अलग बिजनेसमैन की ऑफिस है और हर ऑफिस एक इंडिविजुअली एक डिफरेंट बिजनेस है और बिल्डिंग एक है। सर मेरा ख्याल इसके लिए आपको एक यूनियन और एक काउंसिल बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर सब मुत्तफिक होंगे कि वेरी ये गुड। हम डिसीजन ले रहे हैं जिसके लिए हम सबके लिए ज़रूरी है। तो हम्म। मेरा ख्याल में तो कोई यूनियन और काउंसिल बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर सब एक हम्म। चीज़ के ऊपर बात करें हम्म। और सब अपने अपने ग्रीवेंसेस रखें कि ये इशू हो सकता है, ये इशू हो सकता है। हम्म। तो ये मेरे नज़र में ये सॉल्यूशन है। सर इसमें जो डिफ उनकी अपनी सेफ्टी डिफरेंट माइंड कमेटी होंगे, डिफरेंट पीपल होंगे। हम्म। सेफ्टी कमेटीज होंगी जो हम्म। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो आपस में एक वो अपना एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे और मीटिंग्स को शेयर करेंगी डिफरेंट इश्यूज पे। हम्म। इसी तरह जो प्रोसीजर ऑफ वर्क है, रिस्क असेसमेंट जो है वो शेयर की जाएंगी। जो टूल बॉक्स टॉक्स होंगी वो सब कोई सेम होनी चाहिए। हम्म। इसी तरह जो उसमें जितने भी हजर्ड वगैरह और इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए वो कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे चीज़ें। हम्म। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वो यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उनको हम्म। टू फाइंड आउट डिफरेंट इश्यूज एंड सॉल्व। यस। जो नॉर्मली जो इंसान का कॉमन सेंस कहता है वो भी यही कहता है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी यही कहती है कि आपने कोऑपरेट करना पड़ेगा और कमिटी बनानी पड़ेगी। यानी एक आपने यूनियन बनानी पड़ेगी जिसका काम सेफ्टी के ऊपर डिस्कशंस करना हो, उस पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी। तो हर ऑफिस से एक सिलेक्टेड पर्सन उस मीटिंग में, उस कमेटी की मीटिंग्स में ज्वाइन करेगा और उस मीटिंग के अंदर एक्चुअली सब पूरी बिल्डिंग की जितनी भी ऑफिसेज हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में होंगे और वो कंबाइनली एक डिसीजन करेंगे कि इस बिल्डिंग की, पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी कैसे करें। सब लोगों के जो इमरजेंसी अरेंजमेंट है वो सिमिलर बनाए जाएंगे। एक दूसरे से खतरों को जो है, हैजर्ड्स को शेयर किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट शेयर की जाएंगी, ताकि हर कोई कॉम्पिटेंट हो और पता हो, वेल अवेयर हो कि दूसरे बिजनेसेस के क्या खतरे हैं जो हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो उसकी भी वो सब लोगों को अवेयरनेस होगी और कंबाइनली वो, और एक और फायदा होगा कि पूरी उन सब के ऊपर जो है वो लोड भी उतना नहीं आएगा जब सब सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करके उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। हर बिजनेस एक इटसेल्फ एक खुद मुख्तार बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो उनको ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा क्योंकि सारे ही बिल्डिंग्स, सारे ही ऑफिसेस, सारे ही एम्प्लॉयर जो है वो मिल के खर्चा करेंगे, रिसोर्सेज बिल्ड करेंगे सेफ्टी के, ताकि उस बिल्डिंग में कोई सेफ्टी का इशू ना हो। उस कमेटी बनाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। सो उसके लिए आईएलओ कन्वेंशन 155 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो कन्वेंशन है 1981 की, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, उसका आर्टिकल 16 था एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर्टिकल 17 है जॉइंट ऑक्यूपर्स ऑफ प्रीमिसेस। यानी उन लोगों की क्या, उन एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर हैं और सब लोग अलग अलग बिजनेस को रन कर रहे हैं एक ही बिल्डिंग में। तो आईएलओ ने सब चीजों को सामने रख के स्टैंडर्ड बनाए, हर सिचुएशन को सामने रख के स्टैंडर्ड बनाए।
इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि हर कंडीशन में सेफ्टी अलग तरीके से फॉलो होती है, इसीलिए इसका अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। एम्प्लॉयर इन द शेयर्ड फैसिलिटीज शुड कम्युनिकेट टू डेवलप अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो इसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो आर्टिकल 17 बताता है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, वो यहाँ पर बताई हुई हैं। एम्प्लॉयर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शेयर्ड प्रीमिसेस में एक साथ काम करते हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को हैजर्ड्स और रिस्क बताने पड़ेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोसीजर्स मिल के डेवलप करने पड़ेंगे और आइडेंटिकल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने होंगे। दिस में इंक्लूड शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल फायर एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। उसमें क्या इंक्लूड है कि वो एक दूसरे से प्रोसीजर शेयर करेंगे, जैसे फायर प्रोसीजर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर, ताकि उनको इस तरह बनाया जाए कि पूरी बिल्डिंग आसानी से फायर को कंट्रोल कर ले। अदरवाइज फायर होगी तो कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, तो प्रोसीजर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोसीजर्स जो है वो और ज़्यादा खतरे को बढ़ा सकते हैं। तो उनके प्रोसीजर इस तरह डेवलप किए जाएंगे, स्मार्ट प्रोसीजर्स, ताकि एक ऑफिस के प्रोसीजर से दूसरी ऑफिस का प्रोसीजर डिस्टर्ब ना हो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ एनी सिचुएशन। उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट, एक दूसरे को अपने हैजर्ड्स, कंट्रोल मेयर्स बताना, रिस्क लेवल बताना। जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, और कमेटी डेवलप करना, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी डेवलप करना जहाँ पर ये तमाम काम आसानी से हो सकते हैं, और उसकी मीटिंग्स को ज्वाइन करना। ये सारे जो शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर्स हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन ऑफ बजट्स है, डिसीजन ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट, वो मीटिंग के अंदर ही मुमकिन है। और मीटिंग तब होगी जब कमेटी बनेगी, तो मीटिंग तब मुमकिन है जब कमेटी डेवलप होगी। तो सबसे प्राइम काम जो है उस बिल्डिंग में सेफ्टी करने का, कमेटी डेवलप की जाए, फिर उसकी मीटिंग डिसाइड की जाए कब होगी, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ रिस्क, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग डिसाइड करके फिर उसके अंदर वो तमाम चीज़ों को एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जाए और उस हिसाब से मिलके कंबाइंड प्रोसीजर्स बनाए जाए, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर हो, कोई और वेलफेयर प्रोसीजर हो, एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर सर, थैंक यू। ओके। सर इसमें जो जी लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या है? EG is for the sake of for example. उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट, उन दोनों में क्या फर्क है, सप्लाई चेन एक्चुअली क्या है, किस तरह काम करती है और किस तरह एग्जिस्ट करती है। ये सवाल था। जी। ये क्लाइंट जो होता है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसके फैसिलिटी में काम करता है उसके अंडर में, और वो एक बंदा भी हो सकता है, वो भी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। हम्म। और जो एम्प्लॉय जो क्लाइंट होता है वो अपने बंदों के साथ साथ और कॉन्ट्रैक्टर को भी हुक्म दे सकता है, उसमें विजिटर भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है जो उसके परमिसेस है वो उसी में रहता है, उसी में रहकर उसको मैनेज करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी सब कुछ इसमें मैनेज करता है। और हम्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक घर बनवा रहा हूँ, मुझे अपना घर बनवाना है, तो मैं क्लाइंट हूँ, मैंने जिसको ठेका दिया है वो कॉन्ट्रैक्टर है। उसी मिसाल है इसकी। ओके। एनीवन एल्स? सर ये क्लाइंट एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, हम्म। और ये अपना कोई काम करवाने के लिए आगे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। हम्म। तो मैं ऐसे शॉर्टली एक फ्लो में बताऊंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्टर भी जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्सन हो सकता है, और वो भी आगे काम लेने के लिए, अपना मज़ीद काम करवाने के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। हम्म। और सब कॉन्ट्रैक्टर भी वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन हो सकता है जो अपना काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और इसमें आगे एक और चीज़ आ जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड। हम्म। उसमें वो एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने लिए काम करता है और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सारी सेफ्टी वगैरह, अपने टूल्स का, इक्विपमेंट का। ऐसा है। सर ओके। आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन समझा नहीं था। जी। कौन सा क्वेश्चन, यही वाला? जी जी सर। हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड व्हाट इज सप्लाई चेन।
सर कॉन्ट्रैक्टर आप ये गए, कोई भी काम आउटसोर्स जो हम कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, और सप्लाई चेन के लिए ये कि जो भी क्लाइंट है उसके लिए हमने जो भी काम करना है वो सप्लाई चेन है। ओके, अली एनीवन भाई, एल्स? सप्लाई चेन का मैं इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, सप्लाई चेन का आपने कहा है, तो सप्लाई चेन के अंदर कोई सर्विसेज भी हो सकती है इसमें कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, या हम्म फिर उसमें मैन पावर सप्लाई भी हो सकता है। हम्म सप्लाई चेन में दोनों चीज़ कवर रहती है। ओके। सप्लाई चेन में कोई मटेरियल भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। सप्लाई तो किसी भी रिक्वायरमेंट की हो सकती है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट में ये फ़र्क है। उसका बिल्कुल आसान एग्जांपल ये है, जो इन्वेस्टर है वो क्लाइंट है, और जो फैसिलिटेटर है वो कॉन्ट्रैक्टर है। इन्वेस्टर इज़ अ क्लाइंट, फैसिलिटेटर इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर। उसका आसान एग्जांपल ये है कि आप जब कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो आप क्या है, क्लाइंट हैं। ठीक है, क्लाइंट है या कस्टमर है, कस्टमर कहा जाता है इस जहाँ पर इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होता है वहाँ कस्टमर कहते हैं, और जहाँ कंपनी का पर्सपेक्टिव होता है वहाँ क्लाइंट कहते हैं। ठीक है जी, तो आप है कस्टमर, और सामने जो पर्सन है वो, आप उसके क्या है, कस्टमर है, और जो आपको कोई फैसिलिटी दे रहा है, आप जैसे किसी भी आइटम को परचेज करते हैं, फॉर सपोज आप शूज़ परचेज करने जाते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट अब किस तरह हो सकता है, पैसों में भी हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है, या किसी भी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी में हो सकता है। ठीक है जी, ज़्यादातर जो है वो कैश में या पैसों में हम इसे कंसिडर करते हैं। अब जो इन्वेस्टर है वो आप हैं, क्योंकि आप शूज़ लेने गए हैं तो आपने उसके लिए कुछ अमाउंट पे की, और जो सामने शूज़ स्टोर है वो है फैसिलिटेटर। वो आपको फैसिलिटेट क्या कर रहा है, आपको शूज़ दे रहा है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर। इसी तरह कंपनीज की अगर हम बात करें, तो एक कंपनी है, फॉर सपोज उसे कोई इमारत बनवानी है। अब कंपनी खुद केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, इमारत कैसे बनाए, तो फिर वो किसी रियल एस्टेट कंपनी से या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से कांटेक्ट करेगी कि आप हमें ये बिल्डिंग बना के दें। तो इस केस में जो कंपनी खुद बनवा रही है अपने प्रेमिसेस को, अपनी बिल्डिंग्स को, वो क्लाइंट है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी सर्विस दे रही है, बना के दे रही है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टर। सेम इसी तरह एक और भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब हमारी एक कंपनी है इलेक्ट्रिकल कंपनी। इलेक्ट्रिकल कंपनी, हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाहर से इंपोर्ट किए हैं, फॉर सपोज अमेरिका से। हमने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को हमारे कंट्री में इंपोर्ट किया है, और हम उसे अपने प्रेमिसेस के अंदर उस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी को हम कैसे इंस्टॉल करें, उसके कोई इंस्टॉलेशन कंपनी होगी, या हो सकता है अमेरिका की कंपनी के साथ कोई इंस्टॉलेशन कंपनी भी हो, थर्ड पार्टी कोई और भी हो, जो उन मशीन्स को असेंबल या इंस्टॉल करके देती हो। तो वो उस केस में वो हमारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। जिससे हम वो परचेज कर रहे हैं इक्विपमेंट, वो हमारी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। समझ रहे हैं? तो जो पैसे देता है इन टर्म ऑफ एनी अमाउंट और इक्विटी, वो पैसे देने वाला हिमसेल्फ इज अ कस्टमर और क्लाइंट, और जो फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है उसके बदले में, पैसों के या किसी और इक्विटी के बदले में, वो है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट का फर्क तो आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन बिल्कुल इसी तरह है कि हर बिजनेस, मार्केट में हर बिजनेस दूसरे बिजनेस का डिपेंडेंट है। किस तरह? अब फॉर सपोज मेरी कंपनी है, केमिकल्स बनाता हूँ मैं, और मुझे करवानी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैंने वो प्रोजेक्ट दे दिया। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए मटेरियल, सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, तो वो जाएंगे दूसरे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास मटेरियल परचेज करने। अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सीमेंट बनाती है, उसे चाहिए डिफरेंट केमिकल्स जो सीमेंट में डालें, फिर वो जाएगी दोबारा मेरे पास आएगी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास। इससे हम कहते हैं सप्लाई चेन। हर बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई ना कोई चीज़ परचेज कर रहा है, कोई ना कोई फैसिलिटी ले रहा है। दिस इज सप्लाई चेन। पूरी चेन होती है जिसमें फैसिलिटी सप्लाई होती हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देता है, फिर वो बिजनेस तीसरे बिजनेस को देता है, इस तरह दैट इज सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब सप्लाई चेन में कैसे सेफ्टी हो, या कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में हम आज समझते हैं।
If a client can be held responsible for an injury caused by a contractor working for a client, then it must be in the client's own best interest to ensure that contractors do not endanger workers of others. यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर फॉर सपोज मैं अगर क्लाइंट हूँ, मैं हर किसी को प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने वर्कर्स को भी, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के आए हुए वर्कर्स को भी, जो मेरी कंपनी में आके काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, विजिटर्स को भी और हर किसी को। सेम इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो भी एक एम्प्लॉयर है, यानी वो भी इटसेल्फ एक कंपनी है, उसका भी कोई ना कोई मालिक है, उनको भी सेफ्टी करनी है अपने वर्कर्स की। तो वो बीइंग अ एम्प्लॉयर, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उनको अपने वर्कर्स की सेफ्टी देखनी है जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको मेरे वर्कर्स की सेफ्टी देखनी है जो मेरे अपने वर्कर्स हैं। यानी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का जो मालिक है वो अपने वर्कर्स की सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइंट के वर्कर्स की सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइंट के विजिटर्स का और एवरीवन। तो इसी तरह म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो एम्प्लॉयर की, जब वो मिलके काम करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। दोनों एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के लिए सेम है, सिमिलर है। तो फिर इसीलिए दोनों क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करते हैं। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करना क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में, सेफ्टी इंश्योर करना भी एक लीगल रिक्वायरमेंट, उन दोनों के लिए वो एक कानूनी पाबंदी है। जब वो एज अ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो उस बिहाफ पे भी उनको प्रोटेक्ट करना है। प्लस में क्लाइंट का काम कुछ और है, कॉन्ट्रैक्टर का काम कुछ और है, दोनों के वर्कर्स को एक दूसरे का काम नहीं पता है, तो दोनों है वल्नरेबल पर्सन, दोनों कर सकते हैं एक दूसरे के बिजनेस में एक्सीडेंट्स। तो उस लिहाज से भी उनको सेफ्टी करनी चाहिए ताकि उनके वर्कर्स जो है या उनको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट की वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स, इन टर्म ऑफ इल हेल्थ, in term of legal requirements, not fulfilling legal requirements, fines, imprisonment, etc. तो अब उस केस में बीइंग अ क्लाइंट हम यहाँ पर समझेंगे एज अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव से कि कैसे सप्लाई चेन या कॉन्ट्रैक्टर को हमने कंट्रोल करना है, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है। सो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट एक्चुअली डिवाइडेड है 3 की एरियाज में, यानी ये 3 चीज़ें करके आप कॉन्ट्रैक्टर की सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं अगर आप इन 3 असूलों के ऊपर काम करें। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है निबोश के एग्जाम में। अच्छा, किस तरह कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना है? कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 की एरियाज। सबसे पहली चीज है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, थर्ड इज मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क। आपको नाम पढ़ के आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है इन 3 की एरियाज में। सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हायर ही नहीं करना जिसकी सेफ्टी पहले से ही खराब हो। जो सेफ्टी में कॉम्पिटेंट होगा उसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। फिर उसके बाद उसके साथ काम की प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे कि काम कैसे स्टार्ट होगा, उसमें सेफ्टी कैसे होगी, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या बजट, क्या अरेंजमेंट्स, किस तरह हम म्यूचुअली मिलके उस प्लान को आप फॉलो करेंगे, किस तरह म्यूचुअल रह के किस तरह आप कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह आप सेफ्टी मैनेज करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम या पॉलिसी बनती है, जिसे हम आम अल्फाजों में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जो क्लाइंट बनाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। फिर उसके बाद है थर्ड, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग वर्क। फिर जब काम की प्लानिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्टर की बन गई, अब जब काम स्टार्ट होगा तो उसके बाद फिर क्लाइंट जो है उस पॉलिसी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर के काम को जाकर वो साइट पर देखेगा, इंस्पेक्शंस करेगा, साइट विजिट्स करेगा, ऑडिट्स करेगा, सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर उस प्लानिंग के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं, जो प्लानिंग हम दोनों ने मिलके बनाई थी सेफ्टी की, वो स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्लाइंट के हाथ में एक और अथॉरिटी होती है कि वो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी या क्लाइंट के साथ बनाई हुई अरेंजमेंट नहीं फॉलो कर रहा तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को इन्फोर्स कर सकता है। इन्फोर्स करने का क्लाइंट का तरीका क्या होता है? काम रोक देता है, जब तक अरेंजमेंट्स सेफ ना बने तब तक काम करने की इजाज़त नहीं देता। ये एक आम जो वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगा, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में जो कल्चर होता है वो इसी तरीके से होता है। ये उसके पास अथॉरिटी है क्लाइंट के पास कि वो काम रोक दे।
कि कॉन्ट्रैक्टर उस प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं कर रहा जो दोनों ने म्यूचुअली डेवलप की है। पाकिस्तान में तो अली भाई जंग चल रही होती है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में। हाँ जी। अब असल में एक्चुअली बात ये है कि काम को ज्यादातर रोकना जो है वो बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल लॉस है। बाज़-औक़ात वो इसमें फिर वो आ जाती है, क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर में जो है वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। फिर बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट से वो हट जाते हैं, फिर पर्सनल के ऊपर आ जाते हैं। तो पर्सनल के ऊपर आना जो है वो दोनों साइड्स के लिए डिस्टर्बेंस है। और क्लाइंट अगर काम को रुकवा रहा है तो क्लाइंट ये भी साथ में सोचे कि वो अपने ही काम में डिले करवा रहा है। सो हाउ टू मैनेज दिस डिले, किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आपकी आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आप प्रॉब्लम बताने की जगह इम्प्रूवमेंट की सजेशन बताएं। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट की सजेशन बताएं, प्रॉब्लम बताने की जगह। सो बीइंग अ क्लाइंट, क्लाइंट सिर्फ इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो सिर्फ काम रोकेगा, क्लाइंट इस चीज का भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट भी देगा। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट वो देगा जो उसी टाइम की जा सकती है, ताकि काम को रुकवाया ज्यादा देर तक ना रोका जा सके। काम जितनी देर रुकेगा उतना बिजनेस को ही नुकसान है। ठीक है जी। तो उसके लिए वो हम यूज करते हैं अलार्म का जो है कॉन्सेप्ट। एक होते हैं टेम्पररी कंट्रोल मेयर्स, एक होते हैं परमानेंट कंट्रोल मेयर्स। टेम्पररी कंट्रोल मेयर्स इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। परमानेंट कंट्रोल मेयर को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है। जैसे टेम्पररी कंट्रोल मेयर का एग्जांपल ये है कि व्हेन यू हैव सीन सम हैजार्डियस सिचुएशन, कोई ऑयल स्पिल आपने देख लिया किसी इन्वायरमेंट में जहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, किसी उनका किसी जनरेटर से ऑयल स्पिल हो रहा है और उससे कोई भी पर्सन स्लिप हो सकता है, क्लाइंट ने देख लिया। क्लाइंट क्या करेगा, टेम्पररी कंट्रोल मेयर पहले यूज करेगा, कहेगा पहले तो इस स्पिल को साफ करें, स्पिल साफ हो जाएगा तो आप काम कर सकते हैं। फिर वो स्पिल कभी और दोबारा ना हो उसके लिए वो आपके मेंटेनेंस अरेंजमेंट देखेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनवाएगा, ताकि आप मेंटेनेंस करें इक्विपमेंट की और उनमें स्पिल जैसी जो कंडीशन है वो दोबारा ना हो। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के अरेंजमेंट के ऊपर आपके वो फोकस करेगा। तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी कंट्रोल मेयर एंड परमानेंट कंट्रोल मेयर। किसी कंडीशंस में टेम्पररी कंट्रोल मेयर के बाद रिस्क कम हो जाता है और आप काम कर सकते हैं, किसी कंडीशन में परमानेंट कंट्रोल मेयर ही उसका आखिरी हल होता है। ठीक है जी। तो डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल, टेम्पररी कंट्रोल भी रिस्क को कम करते हैं, परमानेंट कंट्रोल भी रिस्क को कम करते हैं। टेम्पररी कंट्रोल ज्यादातर इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि काम को ज्यादा देर तक ना रुकवाया जाए। परमानेंट कंट्रोल मेयर वो होते हैं जो काफी टाइम के बाद इंप्लीमेंट होते हैं, उनमें थोड़ा काम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, फोकस लगता है। तो उन कंट्रोल मेयर्स के ऊपर इन द बैकग्राउंड जो है वो देखा जाता है। लेकिन काम साथ में आपने जितना हो सके उतना काम को कंटिन्यू रखना है, काम नहीं रुकवाना है। काम रुकवाएंगे तो बिजनेस को लॉस दे रहे हैं। और सेफ्टी अगर बार बार काम रुकवाएगी, आई एम डैम श्योर कभी भी आप सेफ्टी का पॉजिटिव कल्चर नहीं बना सकेंगे कंपनी में। किसी को सेफ्टी अच्छी नहीं लगेगी, ये काम रुकवाती है सर ने। तो उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये है कि सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी कंट्रोल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ अलार्म, जो यूके ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ने सजेस्ट किया है, यूज अलार्म। अलार्म का कोई इस तरह कोई वो नहीं है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जैसे कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट 3 की एरियाज में डिवाइडेड है कि ये 3 काम करो, कॉन्ट्रैक्टर का काम मैनेज हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर की सेफ्टी मैनेज हो जाएगी। इस तरह अलार्म कैसे करो उसका कोई इस तरह का कोई मॉड्यूल नहीं बना हुआ। अलार्म हर कंडीशन में एक डिफरेंट अप्रोच होती है। सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी कंट्रोल मेयर इन डिफरेंट अप्रोच इन डिफरेंट कंडीशंस। इसीलिए उसका कोई मॉडल नहीं बनाया गया जो हर जगह पर इस्तेमाल हो। मॉडल बन जाएगा तो लिमिटेशन ये होगी, हर जगह पर इफेक्टिव नहीं काम करेगा, वो हर जगह पर यूज नहीं किया जा सकता। ओके, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ द वर्क, ये 3 की एरियाज में आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो आती है चीज वो है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। निबोश के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आया था कि सिनेरियो में ये बताया गया था कि एक कंपनी है, वो अपना प्रीमिसेस को एक्सटेंड करना चाह रही है, यानी अपनी बिल्डिंग को और बड़ा करना चाह रही है, और भी डिपार्टमेंट्स उसमें ऐड करना चाह रही है। तो उन्होंने
जो एम्प्लॉयर था उसके एक दोस्त की कंपनी थी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसने अपने दोस्त की कंपनी को हायर किया और उसकी फला फला रिक्वायरमेंट्स देखी भी सेफ्टी की। फिर नीचे ये सवाल था कि बताएं, और उस फिर जब उसने सिलेक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्टर आ गए कंपनी में, कॉन्ट्रैक्टर से हो गया एक्सीडेंट। फिर नीचे सवाल था, बताएं कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन में क्या गलतियां की हैं एम्प्लॉयर ने। ये सवाल मेरे था, ख्याल 20 मार्क्स का सवाल था और 20 गलतियां थी भी नहीं उस स्टोरी में जो आपने बतानी थी। तो उसमें फिर और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है चीजों की। The selection of contractor, planning and coordination of the work, monitoring and managing the work। क्लास को आप दोबारा ज्वाइन करें, विद इन 2 मिनट्स एंड हो जाएगी। जैसे क्लास एंड हो, विद इन 10 सेकेंड्स आपने क्लास में दोबारा एंटर करना, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। आज हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एवरी टॉपिक, एवरी क्लास इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यस।